Now we will do some activities. First activity is 4.11, that is take about 10 ml of distilled water या रेन वाटर जो होता है वो लेना है आपको, डिस्टिल वाटर, और उसी में और एक दूसरे बीकर में आपको लेना है 10 ml ऑफ हार्ड वाटर जो कि कुएँ या हैंडपम्प से लिया गया हो, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा हार्ड वाटर होता है। इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, तो उनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आप ले लो। ऐड ए कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन टू बोथ, उन दोनों में आप थोड़ा सा सोप सोल्यूशन बना करके डाल दो। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब विगरसली, उनको काफ़ी शेक करो उनको फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर एक को आप 1 मिनट तक शेक कर रहे हो तो दूसरे टेस्ट ट्यूब को भी आपको 1 मिनट तक ही शेक करना है। नाउ ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फॉर्म, उसमें जो झाग और जो वो बन जाएगा फॉर्म, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है आपको कि कितना झाग उसमें बना और क्या हुआ, ठीक है। कौन सी टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि दोनों में अलग अलग टाइप ऑफ वाटर है, तो कौन से टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फॉर्म बना, कौन से में कम बना, किस में अगर कुछ प्रेसिपिटेट आया या वाइट कलर का नीचे कर्ड सा प्रेसिपिटेट जमने लग गया क्या, ये सब चीज़ें हुई या नहीं, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। अगर हार्ड वाटर नोट लिखा है यहाँ, अगर हार्ड वाटर आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, होता है सबके घर में, मतलब ऑलमोस्ट किसी किसी की बोरिंग होता है, तो वहाँ से हार्ड वाटर आप इजीली अवेलेबल कर सकते हो वैसे तो, और ये एक्टिविटी आप घर में परफॉर्म कर भी सकते हो। ज़रूरी नहीं है हमें टेस्ट ट्यूब में ही परफॉर्म करना है, आपके पास कोई भी छोटी सी बॉटल हो या समथिंग, उसमें भी आप ये परफॉर्म कर सकते हो एक्टिविटी, और करना तो आपको बेटर समझ में आएगा, एक इंटरेस्ट भी बनेगा सब्जेक्ट में। अगर हार्ड वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप हार्ड वाटर कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड आप किसी का भी डाल सकते हो, कैल्शियम या मैग्नीशियम का, यानी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का क्लोराइड, और इसी तरह से कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड आप उसमें वाटर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब हार्ड वाटर मिल जाएगा उससे, एंड देन आप वो उसमें वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नाउ द सेकेंड एक्टिविटीज़, उसमें अगेन 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, दोनों में हार्ड वाटर डालना है इस बार, और एक में आपको 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन डालना है और दूसरे में आपको 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन डालना है। अब इस बार हम क्या ऑब्जर्व करें इस एक्टिविटी में कि सोप ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है या डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने डाल दिया, सेम क्वांटिटी लेनी है, ये ध्यान रखना, तभी हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, अब दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको शेक करना है, ठीक है, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नाउ डू बोथ द टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म, अब क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में फॉर्म जो है वो सेम अमाउंट का आया है या नहीं आया है, वो आपको पता लगाना है। नाउ द नेक्स्ट इज इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्डी सोल्यूशन सॉलिड फॉर्म, किसी में प्रेसिपिटेट जमा है इस बार या नहीं जमा है, ठीक है। तो इन दोनों एक्टिविटी से हमें जो भी ऑब्जर्व होगा वो इस पैराग्राफ में गिवन है। Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and an insoluble substance scum remains after washing with water? अगर कोई सोप से नहाता है तो आप उसने ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि फॉर्म जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी से बनता है, उसमें पानी और वो अच्छे से करना पड़ता है, और उसमें साथ में इनसोल्यूबल स्कम भी जो है वो रह जाता है, या फिर कोई कपड़े धोता है तो उसने ऑब्जर्व किया होगा, और उसमें जो है इनसोल्यूबल स्कम थोड़ा सा पानी के साथ धोने के बाद भी उसमें वो रह जाता है, ठीक है। दिस इज़ कॉज्ड बाय द रिएक्शन, ये क्यों होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ये क्यों होता है, क्योंकि सोप का जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ, तो उस रीज़न की वजह से ये होता है, विच कॉजेज़ द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से, और उससे वो वाटर हार्ड हो जाता है। हेंस यू नीड टू यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, और इसीलिए आपको ज़्यादा सोप की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है, तो इस सोप से होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है बाद में क्या आया, डिटर्जेंट्स आए, ठीक है, और उनको इस्तेमाल किया जाने लगा एज अ क्लींजिंग एजेंट्स। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोप्स तो हमने बड़े सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कार्बन चेन के, ठीक है, मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। बट डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दे आर जनरली द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के ना होकर वो किसके होते हैं, सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट्स के होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या ज़्यादातर क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन होते हैं। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों में सोप और डिटर्जेंट में बड़ी बड़ी कार्बन की चेन्स होती हैं, ठीक है। द चार्ज एंड ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स इन हार्ड वाटर।
तो जो भी चार्ज्ड एंड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। द चार्ज एंड ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो जो भी इनके चार्ज एंड होंगे वो इनसॉल्युबल पीपीटी नहीं बनाएंगे, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ हार्ड वाटर में। इसीलिए डिटर्जेंट आया, क्योंकि हार्ड वाटर में सोप जो है काम नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं उसका रीज़न अपन ने पढ़ा, और इसीलिए डिटर्जेंट आया। डिटर्जेंट काम क्यों कर जाते हैं, क्योंकि ये पीपीटी नहीं बनाते हैं हार्ड वाटर के साथ, जबकि सोप जो है वो प्रेसिपिटेट बना लेता है हार्ड वाटर में, ठीक है, तो वो जम जाता और वो वर्क नहीं कर पाता। दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, इसीलिए वो हार्ड वाटर में अच्छे से काम करते हैं। नाउ डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। इसलिए डिटर्जेंट ज़्यादातर कैसे बनाए जाते हैं, शैम्पूज बनाने के लिए या कपड़े साफ़ करने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है उसमें डिटर्जेंट को काम में लिया जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप जो टॉपिक अभी अपन ने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आप इजीली दे सकते हो। ट्राई करना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और इसका एक्सरसाइज का होमवर्क जो है वो आपको मैं भेज दूँगी, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे जो आप इजीली खुद से आंसर दे सकते हो, तो आप एटलीस्ट ट्राई करना कि आप अपने आप से आंसर लिखो, देन यू कैन चेक विथ माई आंसर्स, ठीक है। बट फेयर आउट मत करना, रफ में लिखना आप अपने आंसर्स, ताकि आपको फेयर में आपका वर्क ख़राब ना हो, ठीक है। बट प्रैक्टिस देम, और उसी से आपको पता चलेगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, नई नई चीज़ें भी हैं इसमें, ठीक है, और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी है। तो इट विल बी बेटर अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, और अपन इसके बाद आपका एक्सरसाइज वर्क जो है वो भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।